नमस्कार, आदाब। मैं हूं नबील अख्तर और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आईना विजन का कार्यक्रम आपकी बात आपके साथ। दोस्तों, पिछले 2 रविवारों में हमने आपकी मुलाकात कराई वरिष्ठ साहित्यकार श्री हितेश कुमार शर्मा जी और उर्दू के मशहूर व मारूफ शायर श्री शकील बिजनौरी साहब के साथ। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बिजनौर शहर की समाज सेविका और लेखिका श्रीमती सुमन चौधरी जी। आइए उनसे करते हैं उनकी ही जिंदगी पर कुछ बातचीत। सुमन जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुमन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो ये समाज सेवा का काम शुरू किया, यह शौक आपको कैसे लगा? एक्चुअली ये सारी चीजें अचानक से नहीं होती हैं, आपके बचपन से परिवार के संस्कार होते हैं। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री धर्मपाल सिंह जी बहुत ही मतलब गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए कुछ करने वाले थे, तो बचपन से ही बीज पड़ गए। मुझे याद है कि जब मैं 3rd 4th क्लास में थी तो हमारे क्लास में एक बच्चा बहुत गरीब हुआ करता था और वो बिना स्वेटर के सर्दियों में आता था। तो मैंने अपनी मम्मी से ऐसे ही पूछा कि मम्मी, मेरी क्लास में एक लड़का आता है, मैं उसे अपना स्वेटर दे दूं? उन्होंने कहा दे देना। और अगले दिन मैं घर गई तो मैं बिना स्वेटर के गई। मम्मी ने कहा स्वेटर कहाँ गया? मैंने कहा वो लड़का मेरी क्लास में पढ़ता है, वो बहुत गरीब है, खरीद नहीं सकता, मैं उसे दे के आई। तो मम्मी बोली कि मैंने वो वाला स्वेटर नहीं देने को कहा था, और बहुत थे, पर बाल मन था कि लगा, द्रवित हुआ, वहीं दे दिया। तो शुरुआत तो कहीं वहीं से ही थी। जब भी होता था क्लास में किसी की मदद करना या जो भी किताबें वगैरह दिलवाना, वो बचपन से ही एक था। जब शादी हुई तो शादी के कुछ टाइम बाद ही, मेरे ख्याल से 3-4 महीने बाद ही, 20-21 साल की उम्र में ही मैंने लॉयनस क्लब ज्वाइन कर लिया। उसके माध्यम से जो है सेवा करते थे समाज की। फिर कुछ टाइम बाद मेरे हस्बैंड रोटेरियन है, डॉक्टर शुभ चौधरी, तो फिर हम दोनों ही, मैं भी रोटरी में ही आ गई। तो रोटरी क्लब के जरिए समाज सेवा की। फिर आकांक्षा परिवार परामर्श समिति की मैं सदस्य बनी और उसके जरिए हमने बहुत सारे काम किए हैं। सुखापुर में बाढ़ आई तो वहां गए, जहां भी कोई आपदा आई। और मेरे ध्यान है कि जब कारगिल युद्ध हुआ था 1998 में, तो इतने जवान मर रहे थे, रोज पढ़ पढ़ के मैं रोती थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कुछ क्रिएटिव करो, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, उनकी मदद करो। तो हमने फिर 3 दिन के अंदर, आप यकीन करो, डोर टू डोर बिजनौर में घूमकर, इवन सब्जी मंडी, हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में हमने 1.5 लाख रुपया, उस समय श्री मार्कंडे सिंह जी हुआ करते थे, उनको दिया। तो कुछ तसल्ली मिली। मतलब यही लगता है कि जिसकी जैसे सेवा कर सको वही करो। फिर कई एनजीओ से जुड़ गई, रोटरी क्लब से जुड़ी, BSNL में महिला यौन उत्पीड़न समिति से, खाद्य औषधि सतर्कता समिति से, और अभी डूडा की एक समिति है प्रस्तावित, उसमें नाम चल रहा है, और नगर कल्याण समिति की मैं महासचिव हूँ। तो जहां भी जो भी मिलता है, कोई कह देता है कि किसी की मदद करनी है, तो मन ही नहीं मानता, बल्कि ये शायद मेरे अंदर से कुछ है। अगर मैं नहीं कुछ करती हूँ तो मैं गिल्टी फील करती हूँ। और मुझे वैसे भी ये लगता है कि हमने इसी समाज से सब कुछ लिया है, हम ऊपर से कुछ नहीं लेकर आए हैं। जो कुछ हमने अर्जित किया है इसी समाज में किया है। तो मेरा ये भी मानना है कि अगर भगवान आपको इस लायक बनाता है कि आप किसी की मदद कर सको, तो आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जो आपका है भगवान ने आपको इसीलिए दिया है। और मेरा ये भी मानना है कि देने से कभी कुछ कमी नहीं होती है और भगवान और आपकी मदद करता है। तो भरसक जितना जिसका हो सके मदद करनी चाहिए। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करती हैं तो आप उसकी पहचान कैसे करती हैं कि वो जरूरतमंद है? मान लीजिए मैं आपके पास पहुंच जाऊं ऐसे हुलिया में कि साहब मुझे लिहाफ की या कंबल की जरूरत है या जर्सी मेरे पास नहीं है, तो आप कैसे उसको ये वेरीफाई करती हैं कि भाई ये वाकई जरूरतमंद है, हम मेरा जो सामान जा रहा है वो जायज जगह पे जा रहा है? देखिए, आदमी की बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है काफी कुछ की वो क्या चाहता है। मैंने परिवार परामर्श समिति में भी काफी साल काम किया है, तो वहाँ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस आते थे, हस्बैंड वाइफ के झगड़े के होते थे। मुद्दे से तरह जरा हटके इसलिए बोल रही हूँ कि वहाँ भी हम लोगों को ये पहचानना होता था कि कौन सा केस जायज है, किसमें बंदा झूठ बोल रहा है, किसमें सही बोल रहा है। और बाकी एक आध बार फिर भी धोखा हो जाता है, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि उनके कर्म उनके साथ है, हमारे कर्म हमारे साथ। नहीं, आपने कहा कि बॉडी लैंग्वेज से आप पहचान जाती हैं कि वो जरूरतमंद है, लेकिन मेरे बचपन में सुमन जी एक बार मैंने सुना था कि एक जिलाधिकारी आई थी कोई, तो उन्होंने ऐसे किया था कि रात में वो जरूर निकलती थी
आधी रात के बाद, और उनको लगता था कोई ये ठंड से कांप रहा है आदमी, ये जरूरतमंद है, तो क्या आपने कभी कोई ऐसा प्रयास किया? हमने एक बार नहीं बहुत बार ऐसे किए हैं, हमने कंबल इकट्ठे किए हैं। कई बार तो मैं और मेरे हस्बैंड ने गाड़ी में पीछे रखे और हम लोग कभी सब्जी मंडी गए और ये एक रैन बसेरा बनाते हैं वहां पे, और रेलवे स्टेशन पे, और रिक्शा वालों को, और वो जो भी है हम मतलब चुपचाप उड़ा देते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता है कि उन्हें सुबह वो सोचते होंगे कि पता नहीं किसने मतलब कहाँ से कंबल आया क्या आया। तो ऐसे हमने एक बार नहीं, सर्दियों में लगभग हम हर साल इस तरीके से करते हैं। हम उसे वो भी नहीं करते हैं कि हम उसका प्रचार प्रसार करें, ये हमारा हर साल का वो होता है कि हमने 8-10 कंबल जो हमारे हिसाब से है और करें। और इसके अलावा कपड़े भी हम इकट्ठे करके बांटते रहते हैं, नगर कल्याण समिति से भी हम लोग बांटते रहते हैं, पर्सनली भी देते रहते हैं, जितनी भरसक कोशिश होती है। मेरे फादर कहा करते थे कि आदमी की अगर कोई मेरे से कहे तो चमड़ी के भी कोई कहे कि उससे कुछ भला हो सकता है तो वो मैं कर दूं, तो वही चीज कहीं है। और फिर हस्बैंड भी बाई चांस इतने अच्छे मिले कि उन्होंने भी इस चीज को हमेशा आगे बढ़ाया है, कभी पीछे मतलब मुड़ के देखने के लिए नहीं कहा कि आगे करो कुछ करो, हमेशा। वरना एक लेडी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है अगर उसे परिवार से सपोर्ट नहीं मिलेगा। इस साल जैसे जाड़ों का मौसम शुरू हो गया है, तो इस बार आपने किसी की हेल्प की अभी तक? हाँ, हम कल ही कपड़े बांट के आए हैं जलालपुर गांव में, बर्तन कपड़े। और इससे पहले भी अभी पीछे एक गांव था, उसमें नौदुर्गों में किसी की बस्ती, उसमें झोपड़ी में आग लग गई थी, तो वो बिल्कुल समझ लीजिए उसके सर पे छत नहीं थी, तो वहां हम लोग गए, कपड़े बर्तन कंबल रजाई जो भी जिस तरीके से हो सकती थी हम उसकी मदद करके। अच्छा सुमन जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आज ये आपने अखबार में खबर भी पढ़ी होगी, हमारे न्यूज चैनल पर भी देखी होगी कि रेलवे स्टेशन पर एक बच्ची की लाश मिली, 1 साल की बच्ची वो पड़ी हुई थी। तो ऐसे समाज सेवा में आप कहाँ तक आगे आती हैं कि उसका क्रियाक्रम अंतिम संस्कार का आप इंतजाम करती हैं? ये देखिए, अभी मैं इसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ी हूँ, लेकिन एक समिति इस तरह की चल रही है बिजनौर में, जो कि लावारिस लाशों का दाह संस्कार वगैरह करते हैं। तो मैंने उनसे कहा हुआ है कि जो आप मेरे से जिस टाइप के आपको मेरी मदद चाहिए वो मैं आपको देने को तैयार हूँ। तो उसमें प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, पर अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, हमारा चैनल आप देखती होंगी? हाँ जी। कैसा लगता है आपको हमारा? नहीं, अच्छा है। और बिजनौर में तो मेरे ख्याल से शुरुआत ही आईना विजन ने की है, उससे पहले कोई था नहीं, और शायद एक आध बार कुछ आए भी, पर वो कहाँ चले गए उनका पता ही नहीं लगा। तो आईना विजन मेरे ख्याल से काफी साल हो गए, कितने साल हो गए, 2006 से चल रहा है। तो एक समझ में भी समझ सकता है कोई भी कि इतने स्थापित करना किसी भी चैनल को आसान काम नहीं है। ये आलोक गोविल जी के प्रयास हैं, और आपको भी मैं शुरू से देख रही हूँ, न्यूज आप ही आईना विजन में पढ़ रहे हो, कई सारे आए और चले गए, पर परमानेंट आप ही हो, और आप बहुत अच्छी न्यूज पढ़ते हो और पूरी डिटेल में जाके, और बहुत अच्छा लगता है। सुमन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, शिक्षा आपने कहाँ तक प्राप्त की? शिक्षा एक्चुअली मैंने MA किया है, वर्धमान कॉलेज से ही किया है, और उसके बाद में बहुत लंबे टाइम बाद 2007 में लगभग 23-24 साल बाद मैंने मास कॉम PGDBM रानी भाग्यवती से किया है, और ग्रेजुएशन मैंने कानपुर से किया है। अच्छा, हमने सुना है सुमन जी कि आप लेखिका भी हैं और लिखती भी हैं, तो किस तरह का आप लिखाई की तरफ आपका किस तरह से रुझान बढ़ा? ये मैं फिर वही कहूंगी कि मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज होती है अचानक से कहीं नहीं आती। ये आपके अंदर, मैंने हाई स्कूल से डायरी लिखनी शुरू की थी, फिर डायरी बीच बीच में चलती रही, लिखती रही, पर उसे कभी सहेज के नहीं रखा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने रेगुलर लिखना शुरू किया है तो मैंने 97-98 से शुरू किया है, और मेरी एक किताब व्यंग संग्रह नेता टिकट और गिरगिट प्रकाशित हो चुकी है, और दूसरी भी प्रेस में गई हुई है, चाय पानी जिंदाबाद करके है। उसमें मेन भ्रष्टाचार जो आज आप सब देख रहे हैं वही है। इसके अलावा जैसे जनवाणी पेपर है उससे मैं जुड़ी हुई हूँ, अमर उजाला, जागरण, जो भी होता है व्यंग, मेनली मैं व्यंग लिखती हूँ, पर समसामयिक लेख, कविता, ये सब भी मेरा चलता रहता है। इसके अलावा आकाशवाणी दिल्ली और आकाशवाणी नजीबाबाद में भी रिकॉर्डिंग समय समय पर परिचर्चा, कहानी, कविताएं, बच्चों के लिए कविताएं, वो सब प्रसारित होती रहती है। जैसा आप व्यंग्यात्मक लेख लिखती हैं अखबारों में, तो कभी कोई ऐसा कमेंट्स आपको मिला जो आपको अभी तक याद है, भूली नहीं हो उसको?
हाँ, कई बार हो जाता है। अब जैसे मैंने नेता टिकट गिरगिटी मेरी किताब प्रकाशित हुई थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि आपने नेता को ही क्यों मुद्दा बनाया है, आप कुछ और नाम भी तो दे सकते थे। मैंने कहा सबसे ज्यादा जो नेता, मैं कहती हूँ कुछ इंटेलिजेंट भी होते हैं, पर सबसे ज्यादा जो हमारे समाज में भ्रष्टाचार है वो नेताओं की देन है। उनका काटा पानी नहीं मांगता है और सब लोग पीड़ित हैं। हमारे जो भी सरोकार हैं वो सब उनसे जुड़े हुए हैं। वोट लेने के टाइम दिखाई देंगे, उसके बाद आप 5 साल उन्हें नहीं ढूंढ सकते हैं। पहले हम में से ही एक आम आदमी होते हैं वो, और उसके बाद में जहां वो जीत जाते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, भाव भंगिमा सब बदल जाती है। तो ये एक विडंबना ही तो है। आप तो जनप्रतिनिधि हो, जन सेवा के लिए आप, जनता ने आपको पहुंचाया है, पर वो सब भूल जाते हैं। ज्यादातर नेता का यही कैरेक्टर मैं कहूंगी है। इसलिए जो है इस मेरे ख्याल से मुझे ही नहीं, मोस्टली ज्यादातर लिखने वालों का जो है ये सब्जेक्ट जो है नेतागण ही देते। अच्छा, जब आप किसी समाज सेवा के लिए, किसी की मदद करने के लिए निकलती हैं, कभी किसी नेता का सपोर्ट आपके साथ रहा? कभी किसी नेता ने आपकी मदद की इस काम में? नहीं, याद तो नहीं आता है। ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि वो तो मदद आपसे वोट के लिए मांगते हैं, करते कब है। अगर नेता मदद कर रहे होते, जो सत्तासीन है उनको मैं ज्यादा कहूंगी, तो आज देश की हालत ही कुछ और होती। टूटी हुई सड़कें ना होती, गड्ढे ना होते, बिजली, पानी, लाइट। और ये बिजनौर की विडंबना है कि यहाँ पे इस मिट्टी ने नेता बहुत दिए हैं, पर नेताओं ने बिजनौर को क्या दिया है, ये क्वेश्चन है। वो उनसे ही आप पूछो तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो सुमन जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमसे इतने सारी बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ समाज सेविका और लेखिका सुमन चौधरी जी। अगले रविवार को आपसे फिर भेंट होगी एक नए शख्सियत, एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।